यह एक अजीब इत्तेफाक था कि जब भी मेरी बीवी प्रेग्नेंट होती तो नौकर बहुत खुश दिखाई देता और कहता, साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। हालांकि वह केवल 19 साल का था और जब भी मेरी बीवी का डिलीवरी का वक्त होता तो वह मुझसे छुट्टी मांगता था। कहता कि मुझे अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाना है। मैं बहुत हैरान हो जाता था कि उसने इतनी कम उम्र में शादी कब की। एक दिन मैं अपनी बीवी को मायके छोड़कर आया। आधी रात को मेरी आँख खुली तो पानी पीने के लिए मैं बाहर आया। तभी मैंने नौकर के कमरे की लाइट जलती हुई देखी तो मैं हैरान हो गया। जब मैंने अंदर कदम रखा तो मैं पत्थर का हो गया, क्योंकि वहाँ आज हमारी शादी को 4 साल पूरे होने के बाद मेरी बीवी ने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। वह कहने लगी, नीरज मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। मैंने कहा, रिया तुम क्या कह रही हो? उसने कहा, मैं सच कह रही हूँ, भगवान की कसम, बहुत जल्द हमारे पास एक छोटा सा बच्चा आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में तो खुशी की लहर दौड़ने लगी थी। मैं बोला, रिया आज तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया। तुम रुको, मैं अभी आया। यह खबर अपनी माँ को सुनाकर आता हूँ। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गया था। सामने लॉज में माँ बैठी थी। कहने लगी, नीरज इधर आओ मेरे पास। मैं माँ के पास जाकर बैठ गया था। मुझे पता था कि आज फिर वो मेरी दूसरी शादी की बात करने बैठी है। वो बोली, नीरज मेरे बच्चे, तुम्हारी बीवी रिया तो बांझ है, वो तुम्हें कभी भी औलाद नहीं दे सकेगी। मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। यह देखो, मेरे पास अच्छे परिवारों की लड़कियों की तस्वीरें हैं। तुमको बस एक लड़की पसंद करनी है, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। फिर मैं जानूं और मेरा काम। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं बोला, माँ अब इन तस्वीरों को छोड़ दो, मैं आज आपको बहुत अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। माँ भी सुनने के लिए बेताब हो गई थी। वो बोली, जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं बोला, माँ आप दादी बनने वाली हैं। माँ ने हैरानी से मेरी तरफ देखा था। फिर वो बोली, तुम अपनी शादी टालने के लिए झूठ मत बोलो। मैं बोला, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यह खुशखबरी रिया ने खुद सुनाई है। माँ ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया था। माँ कहने लगी, हे भगवान का शुक्र है। मैंने सभी कर्मचारियों को मिठाई और कुछ पैसे बांटने के बारे में सोचा। जब मैं बाहर निकला तो मेरा माली श्याम खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी नजर आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर कहा कि क्या बात है श्याम, तुम तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो वो बोला, साहब जी मैं बाप बनने वाला हूँ। उसकी बात सुनने के बाद मैंने उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा। मैंने कहा कि क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम शादीशुदा हो, बल्कि मैं तो तुम्हें बच्चा समझता था। वो बोला, साहब जी हाँ मैं अभी बच्चा ही हूँ, लेकिन हमारे लोगों में जल्द शादी करने का रिवाज है। मैं हंसा और बोला, चलो यह भी बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने मिठाई बांटी और कर्मचारियों में पैसे बांटे थे। मैं वापस रिया के पास आ गया था। वो मुस्कुरा रही थी। मैं बोला, रिया तुम्हें मालूम है क्या, हमारी माली श्याम भी बाप बनने वाला है। रिया के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। मैं बोला, रिया तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? वो एकदम से हड़बड़ा गई थी। वो बोली, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं सोच रही थी कि इतनी कम उम्र में वो बाप कैसे बनने वाला है। मैं हंस दिया था और बोला, हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। खैर मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि भगवान हम सभी को बच्चे दे। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल सी गई थी। शादी के पहले 3 साल रिया के साथ मैंने बहुत अच्छे से गुजारे थे, लेकिन चौथा साल शुरू होते ही लोगों ने मुझसे बच्चों के बारे में सवाल पूछ पूछ कर मेरी नाक में दम कर रखा था। मेरी माँ ने भी मुझे हुक्म सुना दिया था, नीरज तुम्हारी बीवी बांझ है, यह पूरी जिंदगी तुम्हें संतान नहीं दे पाएगी। अपना समय बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो। माँ की बातें सुनकर जब मैं अपने कमरे में जाता तो रिया को रोते हुए पाता। वह बार बार मुझसे सवाल पूछती, क्या तुम अब मुझे छोड़ दोगे? क्या आप अपनी माँ की बात मान लेंगे? नहीं, मैं कसम खाकर उसे विश्वास दिलाता था, पर अब उसके मन में डर बैठ चुका था कि मैं उसे छोड़ दूंगा। उसे दिलासा देने के लिए मैंने यहाँ तक कह दिया था कि रिया अगर तुम मुझे बच्चा ना दे सकी तब भी हम एक बच्चे को गोद ले लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। खैर अब मेरी जिंदगी में सुकून आ गया था। माँ ने भी मेरी दूसरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था और रिया ने भी अब रोना धोना छोड़ दिया था।
मैं जितना हो सके रिया का ख्याल रखता था। 4 साल बाद हमारे घर में बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मैं बहुत सावधानी बरत रहा था। रिया को बेड से भी उठने नहीं देता था। खैर समय बीतता गया और रिया का पेट बाहर दिखने लगा था। एक दिन मेरा माली श्याम मेरे पास आया और बोला, साहब जी आज मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने बोला क्यों, सब ठीक तो है? आजकल तुम बहुत परेशान लग रहे हो। उसने कहा, जी साहब जी आज मेरी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और अपनी जेब से अच्छी खासी रकम निकालकर उसे थमा दी थी। मैंने कहा, यह पैसे रख लो और अपनी बीवी को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाना। उसने पैसे तो रख लिए, लेकिन उसने कहा, साहब जी हम गरीब लोग अस्पताल के चक्कर नहीं लगाते। हमारे घर में एक दाई आती है और बच्चे को हमारे हाथों में थमाकर चली जाती है। उसने कहा, साहब जी हो सकता है कि आपकी बीबी की भी तबीयत खराब हो रही हो। आप एक बार अपने कमरे में जाकर उन्हें देख तो लो। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया था, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे चौंका दिया था। वो मेरी बीवी के लिए बहुत चिंतित लग रहा था। मैं सिर हिलाकर अपने कमरे में आ गया और रिया को दर्द से तड़पता देखकर हैरान रह गया था। उसने कहा, नीरज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं जल्दी से बोला, कब से दर्द हो रहा है? उसने कहा, 2 घंटा हो गया, आपके आने का इंतजार कर रही थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैंने कहा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में कोई आया था क्या? श्याम आया था या फिर कोई और? वो अपना दर्द भूलकर मेरी ओर देखने लगी थी। उसके चेहरे से चिंता साफ झलक रही थी। वो बोली, नहीं तो उस माली का मेरे कमरे में क्या काम? आप यह क्यों पूछ रहे हैं? मैंने अपना सिर हिला दिया था। मैंने अपने आप को कोसा कि नीरज तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है और तुम उससे किस तरह के सवाल पूछ रहे हो। मैं रिया के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं। उसने ना में सिर हिला दिया था। वो कहने लगी, मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया। वो कह रही थी कि अगर तुम नॉर्मल डिलीवरी चाहती हो तो जब तक तबीयत ज़्यादा खराब न हो जाए घर से मत निकलना। वो कह रही थी कि घर में ही डिलीवरी की कोशिश करें। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। मुझे इन सब मामलों में इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। यह औरतों के मामले औरतें ही जाने। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी और सारा वक्त अपनी बीवी के साथ ही रहा था। उसका चेहरा बहुत सख्त था। उससे बार बार माथे पर पसीना आ रहा था। मैं बोला, क्या बात है, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है? वो कहने लगी, हाँ वो मुझसे अब और दर्द नहीं सहा जा रहा है। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और अपनी बीवी को बिठाकर अस्पताल ले गया था। करीब 4 घंटे के बाद नर्स सफेद कपड़े में लिपटी छोटी सी लड़की को मेरे पास लेकर आई। जब मैंने पहली बार अपनी बच्ची को गोद में लिया था तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ये वक्त कितना अजीब था। मेरी आंखों से लगातार खुशी के आंसू झलक रहे थे। खैर मैंने अपनी बेटी का नाम सौम्या रखा था और जब मुझे रिया से मिलने की इजाजत मिली तो मैं उसके पास गया था। वह बहुत उदास होकर लेटी हुई थी। मैंने कहा, रिया आज का दिन तो खुशियां मनाने का है, फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? वो बोली, नीरज मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। उसकी बातों ने तो मुझे चौंका दिया था। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझसे शर्मिंदा हो? रिया ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मैंने आपको 4 साल बाद औलाद दी और वो भी एक बेटी। मैं वास्तव में यह चाहती थी कि हमारे घर बेटा पैदा हो। रिया तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे बेटे या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही काफी है कि मेरे बच्चे ने तुम्हारी कोख से जन्म लिया। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी उसका दिल नहीं माना था। उसने कहा, आपकी माँ आपको फिर से शादी करने के लिए मजबूर करेगी। मैंने कहा, नहीं रिया, अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। रिया की डिलीवरी नॉर्मल थी, इसलिए शाम तक उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। मैं घर वापस आया तो मेरी माँ भी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी पोती का माथा चूम लिया था और उसे गोदी में लेकर प्यार कर रही थी। हमने हर जगह मिठाई बांटी थी। छोटी बच्ची के साथ पहली रात बहुत मुश्किल रही थी। रात भर बच्ची जागती रही। खैर अगली सुबह मैंने खिड़की से देखा तो श्याम भी बाहर खड़ा था। मैंने सोचा कि उसके पास जाकर मालूम करता हूँ कि उसकी बीवी और बच्चा कैसे हैं। मैंने उसके पास जाकर बोला, क्या हाल है यार, कल सब ठीक ठाक से हो गया? उसने अपना सिर हिला दिया और बोला, मेरी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया है। मैंने उसे बहुत बहुत बधाई दी। खैर सौम्या के आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत बदल गई थी। मैं अब ऑफिस से जल्दी आ जाया करता था
और शाम को उसे बाहर लॉन में लेकर बैठ जाया करता था। वह फूलों को देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। उसकी छोटी छोटी किलकारियां मेरे दिल को बहुत आनंदित कर देती थी। जब उसे भूख लगती तो मैं उसे कमरे में ले आया और रिया के पास लिटा दिया। रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी, इसलिए मैं खुद ही उसका फीडर तैयार करने लगा था। मैंने कहा, रिया, हमारी सौम्या बगीचे में इतनी खुश होती है जैसे किसी माली की बच्ची हो। मैंने बहुत सामान्य रूप से बोला था, लेकिन जैसे ही मैं फीडर लेकर पीछे मुड़ा तो रिया के माथे पर मुझे बल नजर आ गए थे। वो बोली, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि आपकी बीवी बदकिरदार है? मैंने तुरंत अपने दोनों कानों को पकड़ा और भगवान से माफी मांगी। मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। वह चुपचाप लेट गई थी। मैं इस बात से बहुत परेशान हो गया था कि मेरी बीवी ने ऐसा कैसे सोच लिया था कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। खैर, तब मुझे ऑफिस से कॉल आ गई थी। मुझे बताया गया था कि कोई फॉरेन कंपनी हमारी कंपनी को विजिट करने आई है, इसलिए मुझे इसी वक्त ऑफिस जाना पड़ा था। मैं रिया को बताकर निकला था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया था। मुझे पता था कि वो मुझसे नाराज थी, इसलिए मैंने भी सोचा कि घर से बाहर जाना ही अच्छा है। खैर, मैं गाड़ी में बैठकर ऑफिस की ओर जा ही रहा था कि तभी मेरे बॉस की मुझे कॉल आ गई थी। उन्होंने मुझे एक फाइल के बारे में बताया जो मुझे लेकर जानी थी, इसलिए मुझे आधे रास्ते से घर वापस आना पड़ा। मैं अपनी धुन में अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था, तब मेरे कानों में रिया की आवाज सुनाई दी थी। भगवान जाने वह किससे बात कर रही थी। वह कह रही थी, तुम्हें पता है क्या सौम्या के बारे में? उसने क्या बात की? वह कह रहा था कि सौम्या तो किसी माली की बेटी लगती है। मैंने झटके से दरवाजा खोला था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मेरी बीवी किससे बात कर रही है। सामने का दृश्य देखकर मेरा दिल एकदम से थम गया था, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं, श्याम खड़ा था। वह हक्का बक्का रह गया था, जबकि रिया के चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैंने कहा, श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त बगीचे में नहीं होना चाहिए था क्या? उसने हकलाते हुए जल्दी से बोला कि मुझे तो मेम साहब ने बुलाया था। उसने अचानक से रिया की ओर देखा। उसने जल्दी से पर्स से 1000 रुपए का नोट निकालकर श्याम को पकड़ा दिया और बोली, इन पैसों से अपने बेटे के लिए कुछ खरीद लेना। उसने पैसे लिए और कमरे से बाहर चला गया। रिया बहुत घबराई हुई थी। वो बोली, दरअसल में मुझे सौम्या के लिए खैरात देनी थी, इसलिए मैंने श्याम को बुलाया था। क्योंकि उसका छोटा बच्चा हुआ है ना। मैंने सिर हिला दिया और अपनी अलमारी से फाइल निकालकर बाहर निकल गया था। रिया की आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। वह एक माली के साथ खुलकर कैसे बात कर सकती है? मैंने आज तक उसे कभी भी किसी के साथ इस तरह बात करते नहीं देखा था। मैं खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं अपना मन इस बात से हटाना चाहता था। तब मैंने सोचा कि मेरी बीवी भी सच में हालात से लड़ने वाली स्त्री है। वह यकीनन यही सोचती होगी कि जब मेरी बेटी के पास सब कुछ मौजूद है तो माली के बेटे के पास भी कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए। खैर, वक्त बीतता गया और सौम्या 5 साल की हुई तो रिया ने मुझे यह खुशखबरी सुनाई कि वह फिर से माँ बनने वाली है। मैं भगवान का जितना शुक्रिया अदा करता उतना कम था। कहाँ मैं इतने लंबे समय से बच्चे के लिए तरस रहा था और अब भगवान मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहा था। मैं सौम्या को गोद में उठाकर बाहर लेकर आया था। मैंने उसे लॉन में लिटा दिया था। वह आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी मेरी नजर श्याम पर पड़ी थी। वह बेहद खुश नजर आ रहा था, तो पौधों को पानी दे रहा था और साथ ही साथ गुनगुना रहा था। मैं बोला, क्या बात है श्याम, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो? तो वह बोला, साहब जी, भगवान ने मेरी सुन ली है, मेरी बीवी पेट से है। मैं हंस दिया और बोला, क्या बेहतरीन इत्तेफाक है कि मेरी बीवी भी पेट से है। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गया था। दरअसल मेरी बात सुनकर उसे मुझे बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन वह मुंह मोड़कर खड़ा हो गया था। और दूसरी बार फिर से ऐसा हुआ था कि जिस दिन मेरी घर बेटी का जन्म हुआ था उसी दिन उसकी बीवी ने भी बच्चे को जन्म दिया था। मैंने श्याम से पूछा था कि तुम्हारा बेटा या बेटी? उसने मुस्कुराते हुए बताया कि मेरे यहाँ तो दूसरा बेटा पैदा हुआ है। मैंने खुशी से कहा कि यह तो भगवान की देन है, लेकिन रिया इस बार भी बहुत उदास थी। मैंने उससे कहा कि भगवान की मर्जी है, तुम बेवजह बेटियों के पैदा होने पर दुखी होकर भगवान को नाराज मत करो। फिर दूसरी बेटी तो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई थी। उसके पैदा होते ही मेरी तरक्की हो गई थी।
मुझे अचानक मेरे बॉस ने इंग्लैंड भेजने का फैसला किया था। आज शाम की फ्लाइट थी। जब मैंने यह बात रिया को बताई तो वह बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ भी मामा के यहाँ गई थी। वो कहने लगी, मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी, फिर दो बच्चों को संभालना भी बहुत मुश्किल काम है। मैं बोला, हाँ मुझे तुम्हारी परेशानी का ख्याल है, इसलिए मैंने इरादा कर लिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आ जाऊंगा। वो तैयार हो गई तो मैं उसे छोड़कर आ गया। मेरी फ्लाइट तो रात 1 बजे की थी, लेकिन फ्लाइट लेट हो गई थी। अब मेरी फ्लाइट सुबह 3 बजे को उड़ना था। मैं अपने कमरे में बैठा ऑफिस की कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र श्याम के कमरे पर पड़ी थी। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। श्याम उस कमरे में अकेला रहता था। वह अपनी बीवी को यहाँ साथ नहीं लाया था। मैं सोचने लगा था कि वो इस समय यहाँ क्या कर रहा है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। यह सोचते हुए मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया था। मैं उसके कमरे में जाकर उसका हालचाल जानना चाहता था। मैं जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो मेरे कानों में एक औरत की आवाज सुनाई दी थी, श्याम मैं तुम्हारी बेटियों को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। यह आवाज तो बहुत जानी पहचानी सी थी और यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी बीवी रिया की थी। मेरे सिर पर तो आसमान गिर पड़ा था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया था। सामने रिया, 2 लड़कियां और श्याम खड़ा था। रिया मुझे देखकर गुमसुम सी हो गई थी। मैं बोला, ये क्या बकवास है। रिया रोने लगी थी। वो बोली, नीरज मैं आपको सब सच सच बता देना चाहती थी। मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसी अयास औरत मैंने आज तक नहीं देखी। दिल तो चाहता है कि तुम्हें मैं अभी भी तलाक देकर यहाँ से निकाल दूं। यह बात सुनकर रिया मेरे पैरों में गिर गई थी। वो बोली, भगवान के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करना। मैं बहुत मजबूर थी। नीरज, शादी के 4 साल तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। उसका कसूरवार कौन था? कोई भी नहीं, क्योंकि औलाद तो भगवान के हाथों में होती है ना। वो जिसे चाहे उसकी झोली औलाद से भर दे और जिसे चाहे उसे इस खुशी से दूर रख दे। फिर लोग मुझे क्यों दोष दे रहे थे? मैं मजबूर हो चुकी थी। जब मैंने खुद की जांच कराई तो यह साबित हुआ था कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। तुम्हारी माँ जो मुझे बचपन को लेकर ताने मारती थी वो सच था। मैं सच में औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थी। मैं यह हकीकत आपको बता नहीं सकती थी, फिर तो आप मुझे छोड़ ही देते। इसलिए मैंने घर के मालिक को विश्वास में लेने की कोशिश की थी। मैंने उससे कहा कि मैं बच्चा गोद लेना चाहती तो हूँ, तुम मेरी मदद करो। वो बोला, मेम साहब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरी बीवी पेट से है। हमें इस बच्चे की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से 3 बच्चे हैं। यदि आप कहें तो यह औलाद मैं आपको दे दूंगा, मगर फिर आपको मेरा ख्याल रखना होगा। वह घर का माली था, इसलिए मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये सब सबको बता दूं कि मैं पेट से हूँ। और फिर मैंने ऐसा ही किया। श्याम को उसकी औलाद के 1 लाख रुपए दे दिए थे और सौम्या हमारी हो गई थी। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे घर एक बेटा भी पैदा हो जाए, इसलिए मैंने माली से कहा कि मुझे बेटे की जरूरत है। वह बोला कि मेरी बीवी आपके लिए बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है। मैं बहुत खुश हो गई थी और जिस दिन वह पेट से हुई थी मैंने आपसे कह दिया था कि मैं फिर से पेट से हूँ। नीरज, मैंने दोबारा यह खेल सिर्फ बेटे के लिए रचा था, लेकिन इस बार भी श्याम के यहाँ बेटी पैदा हुई है। मैं समय समय पर श्याम की मदद करती रहती थी। इसी वजह से मेरे सिर से तलाक का बोझ उतर गया था। मैं उसे अपने कमरे में बुलाकर उसकी बेटियों से उसे मिलवा दिया करती थी। फिर आज आपने बताया कि आज आप इंग्लैंड जा रहे हैं, तो मैंने श्याम से कहा कि अपनी बीवी को लेकर यहीं आ जाना, मैं बच्चों से उसे मिलवा दिया करूंगी। श्याम तो अपनी बेटियों को देखने आ गया था, लेकिन उसकी बीवी नहीं आई। वो कहने लगी कि मैंने एक बार जो चीज दे दी है अब मैं पीछे मुड़कर उसे देखना नहीं चाहती। यह मेरी हकीकत है, आप मुझे माफ कर दो। मैंने यह सब आपके प्यार के लिए किया था। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए रिया को बोला, रिया मैंने तुमसे कहा था कि मैं बच्चा गोद लेने के लिए तैयार हूँ, फिर क्यों तुमने मुझसे ये सब छुपा रखा था? तुमको मुझे सब सच बताना चाहिए था ना। रिया ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए थे। उस वक्त मेरे सामने एक मजबूर औरत खड़ी थी जिसे समाज के लोगों ने इस हद तक मजबूर कर दिया था कि उसे पैसों से औलाद खरीदने पर मजबूर होना पड़ा था। मुझे उस वक्त उस पर बहुत दया आ गई थी। मैं जानता था कि वह चाहकर भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती थी,
क्योंकि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी शादी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जरा सा इशारा मिले तो दूसरी शादी की चाहत में पहली को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। रिया के आंसू पोंछते हुए मैं बोला, रिया मुझे तुमसे सिर्फ इस बात की शिकायत है कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो वह एकदम से शांत हो गई। फिर वो बोली, नीरज हम इन लड़कियों को अपने साथ रख सकते हैं ना? मैंने बोला, पगली यह हमारी बेटियां हैं, हमारे साथ नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? मेरी बात सुनकर रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने श्याम का शुक्रिया अदा किया और उससे विनती की कि वह इस राज को अपने सीने में दफन कर ले। वो बोला, ऐसा ही होगा। रिया ने अपनी बेटियों को गोद में उठा लिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने घर की ओर ले गया था, क्योंकि वो मेरी बीवी और मेरी इज्जत थी। उसकी जगह और सम्मान मेरे घर में ही था। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।